Hello friends, this is Sakshi and you're on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है हीट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हीट क्या होती है। सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का ही एक फॉर्म है हीट, जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मतलब फ्लो करती है सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। सो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीट, यानी हीट की क्या खासियत है। हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, यानी हीट जो है हमेशा, अभी हमने पढ़ा कि वो फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो ये हमेशा हायर से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में फ्लो करती है, यानी हायर से लोअर में, जहाँ पे ज़्यादा है हीट वहाँ से वो लो हीट वाली जगह पे जाती है। अब हम देखते हैं हॉट एंड कोल्ड, यानी हॉट एंड कोल्ड क्या होता है। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी अपने दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में हम बहुत सारी चीज़ों के आसपास आते हैं। उनमें से कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं, जैसे कि चाय गर्म होती है जबकि आइस ठंडी होती है। सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन अदर्स एंड सम आर ओल्डर दैन अदर्स, यानी कुछ जो है वो दूसरों से ज़्यादा गर्म है और कुछ जो है वो दूसरों से ज़्यादा ठंडे हैं। We often decide which object is hotter than the object by touching the objects, और ज़्यादातर हमें जब डिफरेंस निकालना होता है कि कौन ज़्यादा गर्म है तो हम उन्हें हाथ से टच कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि हाँ ये ज़्यादा गर्म है। पर कभी कभी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। वी कैन नॉट ऑलवेज रेली ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड हाउ हॉट और हाउ कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। वही चीज़ लिखी है कि हमेशा हम अपने सेंस ऑफ टच पे नहीं हो सकते डिपेंडेंट, ये देखने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर बाय इट्स टेम्परेचर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस जो है वो उसके टेम्परेचर से मेज़र की जाती है। When we add heat to body, motion of its particle increase, यानी जैसे ही हम किसी भी बॉडी से हीट हटाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मोशन एकदम डिक्रीज़ हो जाता है, और अगर वही हम ऐड करते हैं तो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी हीट डालेंगे तो मोशन बढ़ेगा और अगर हीट कम करेंगे तो मोशन घटेगा। कोई भी चीज़ पार्टिकल्स से बनी है, अगर हमने ज़्यादा उसमें हीट डाली तो पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज़ होगी, और अगर हमने हीट कम की तो वही पार्टिकल्स की मूवमेंट डिक्रीज़ हो जाएगी। सो नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ टेम्परेचर। अभी हमने पढ़ा कि हीट का रिलेशन है टेम्परेचर से, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा हीट। तो अब ये टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज़ अ मेज़र ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री में जब हम उसे मेज़र करते हैं तो वो कहलाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी गर्म या ठंडी है। नाउ लेट्स सी इफेक्ट्स ऑफ हीट, यानी हीट के क्या क्या इफेक्ट है। व्हेन बॉडी इज हीटेड वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, यानी जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसमें बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस मतलब कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, और केमिकल चेंजेस का मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या है। तो सबसे पहले उसके टेम्परेचर में चेंज होता है। जैसे ही हम उस पर हीट डालेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर हमने हीट उससे रिमूव कर दिया तो फिर टेम्परेचर घट जाएगा। डाला तो बढ़ जाएगा और निकाला तो फिर कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का चेंज। जब भी हम किसी बॉडी में हीट डालते हैं या उनसे हीट लेते हैं तो उसकी स्टेट में चेंज आता है। जैसे कि आइस, आइस में अगर हम हीट डालते हैं यानी उसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका स्टेट लिक्विड हो जाता है, और लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसका स्टेट गैसियस फॉर्म में हो जाता है, यानी स्टेट्स भी चेंज होते हैं। अब हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, बड़ा होना। तो किसी भी चीज़ को जब हम बड़ा गर्म करते हैं तो उसके साइज़ में एक्सपेंशन आता है। द फिनोमिना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, यानी कोई भी चीज़ अगर गर्म होने पे एक्सपेंशन यानी बड़ी हो रही है तो इसका मतलब उसमें थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। अब केमिकल चेंजेस देखते हैं। ऑन हीटिंग रिएक्टेंट मेनी केस केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, यानी जब भी हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। हो सकता है कोई नई चीज़ बन जाए, कुछ भी हो सकता है। सो नाउ लेट्स सी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कैसे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, यानी टेम्परेचर को एक डिवाइस से मेज़र करते हैं जिसका नाम है थर्मोमीटर।
टेम्परेचर इज़ मेजर इन डिग्रीज, और इसको हम डिग्रीज में मेज़र करते हैं, जिसका सिंबल इस तरह से होता है। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ऑन 2 स्केल्स। अब मेनली इसको 2 स्केल्स पे मेज़र करते हैं, एक होता है सेल्सियस और एक होता है फ़ारेनहाइट। सेल्सियस का सिंबल होता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी ज़्यादातर फ़ारेनहाइट का जो पॉपुलैरिटी है वो यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिकन कंट्रीज़ में होती है। सेल्सियस स्केल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द कनाडा, और जबकि जो सेल्सियस स्केल है वो कनाडा में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है सेल्सियस का और ये है फ़ारेनहाइट का सिंबल। अब हम देखते हैं कि थर्मोमीटर क्या होता है। सो थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो कहलाता है थर्मोमीटर। अब हम देखते हैं मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कैसे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। देयर आर 3 स्केल ऑफ मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। अभी जो पीछे वाले पेज में पढ़े वो तो 2 मेज़र, यानी मेनली हम उन्हीं से करते हैं, बाकी अगर नॉर्मल लैंग्वेज में करनी हो। पर एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, वो है केल्विन। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और फिर केल्विन। On the Celsius scale, the freezing point of water is 0 degrees Celsius, whereas its boiling point is called 600 degrees Celsius. So this scale is calibrated from 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius. यानी अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो उसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और वही अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो इसमें फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी इसका स्केल इन दोनों के बीच में आता है। ठीक है। अब हम कैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हम करते हैं, सबसे पहले जितना डिग्री सेल्सियस है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 9/5 से, यानी 9 से पहले मल्टीप्लाई फिर 5 से डिवाइड और जो भी आता है उसमें 32 ऐड कर देते हैं। और वही अगर हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना होगा तो जितना भी डिग्री फ़ारेनहाइट है उसमें से 32 माइनस करते हैं और उसके बाद उसमें 5/9 मल्टीप्लाई कर देते हैं। और वही अगर हमें सेल्सियस को केल्विन में करना है तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि उसमें हम 273.15 ऐड कर देते हैं। पर ये 15 काफ़ी छोटा है, इससे हमारी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है, इसलिए कभी कभी हम इसे निगलेक्ट करके सिर्फ 273 प्लस कर देते हैं। तो सेल्सियस में अगर हम 273 प्लस करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर एक एक टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो द थर्मोमीटर दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी वो थर्मोमीटर जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं वो कहलाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसकी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है। उसके पास उसमें एक बल्ब लगा होता है, उसमें एक बोर्ड होता है और साथ ही साथ उसमें एक किंक भी होता है। Now let's see constructions of क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कंस्ट्रक्ट होता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, इसमें बड़ी सी ग्लास ट्यूब होती है, इसके एक एंड में एक बल्ब होता है जिसमें मरकरी होता है। इट हैज़ अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस, यानी पे यहाँ पे लिखा रहता है कितना डिग्री सेल्सियस वगैरह वगैरह। और अगर हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर से किसी भी टेम्परेचर को मार्क करना है, उसको मीज़र करना है, तो उसमें सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक की ही मेज़रमेंट कर सकते हैं, ना इनसे ज़्यादा कर सकते हैं और ना ही इनसे कम। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ स्मॉल किंक नियर द बल्ब, और बल्ब के पास में इसके पास एक किंक होता है जिससे जो बल्ब में मरकरी है वो नीचे ना गिरे। ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेट्स सी रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कैसे हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर को रीड करते हैं। वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, सबसे पहले हम थर्मोमीटर को एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन की मदद से साफ करते हैं। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, यानी सबसे पहले हम उसे पकड़ के थोड़े झटके देते हैं ताकि जो मर्करी है वो 35 डिग्री के नीचे आ जाए। देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, फिर जो उसका बल्ब होता है उसको हम अपने टंग के पास रख लेते हैं। आफ्टर 1 मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर एंड नोट द रीडिंग, 1 मिनट बाद हम थर्मोमीटर को निकालेंगे और उसको रीड करेंगे और वही होगा हमारा बॉडी का टेम्परेचर। आगे देखते हैं।
अब ये दूसरा टाइप है जो कि है डिजिटल थर्मामीटर, यानी आजकल के ज़माने का थर्मामीटर्स है ये। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर हम इन्हें कहते हैं। इनको जो है हम उन क्लिनिकल थर्मामीटर से ज़्यादा बेटर मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मरकरी नहीं होता और ना ही गिरने के चांसेस होते हैं। डिजिटल थर्मामीटर्स आर इजी टू रीड बिकॉज इट्स गिव एलसीडी डिस्प्ले ऑन द टेम्परेचर ऑफ द पर्सन। यानी डिजिटल थर्मामीटर को पढ़ना आसान है क्योंकि हमें इसमें मीज़र नहीं करना पड़ता। इसमें इस तरह का एक एलसीडी लगा होता है जिसमें साफ साफ हम टेम्परेचर को पढ़ सकते हैं। दे आर ऑल्सो मरकरी फ्री, यानी इसमें मरकरी भी नहीं होती है। अब हम आते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे। तो ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं इनका हम लैब्स में इस्तेमाल करते हैं। अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, यानी इसकी लंबी सी ग्लास ट्यूब होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मरकरी, इसके एक एंड में बल्ब होता है जिसमें मरकरी होता है। इट हैज़ अ स्केल मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस, इसका जो स्केल होता है सब डिग्री सेल्सियस में मार्क्ड होता है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें हम -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम कैसे मेज़रमेंट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ नलके का पानी लेंगे बीकर में, फिर थर्मोमीटर को उसमें डालेंगे ताकि जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो बीकर के एंड तक ना टच करे। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, फिर उसे ऊपर की तरह हम पकड़ के रखेंगे। द मरकरी लेवल राइजेस, मरकरी का जो लेवल होगा वो ऊपर जाएगा। वेट टिल द लेवल ऑफ मरकरी बिकम स्टेडी, हमें तब तक इंतज़ार करना है जब तक मरकरी का लेवल जो है वो एक जगह पे आके रुक नहीं जाता। नोट द लेवल ऑफ मरकरी, फिर हमें उस मरकरी का लेवल नोट करना है। दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर, और वही वाटर का टेम्परेचर होगा। नाउ लेट्स सी ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यानी कैसे हीट ट्रांसफ़र करती है। हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लो टेम्परेचर, यानी हीट जो है दो बॉडीज़ के बीच ट्रैवल करती है तो वो हाई टेम्परेचर वाले से लो टेम्परेचर वाले की तरफ फ्लो करती है, और इसी को हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। जैसे कि ये हॉट ऑब्जेक्ट, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो हीट हॉट वाले से कोल्ड में जाएगी। ठीक है, अब ये हीट जो है ये भी तीन अलग अलग तरह से ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यहाँ पे दिया भी है हीट होता है इन तीन मेथड की वजह से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और साथ ही साथ रेडिएशन। तो सबसे पहले आता है कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड्स फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट जो है वो सॉलिड्स में ही ट्रैवल करती है, पर जहाँ एक बर्तन है तो नीचे अगर गर्म है तो नीचे से ऊपर तक जाएगी, और यही प्रोसेस कहलाती है कंडक्शन। दिया भी है ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी इससे डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हीट पास होती है। ऑकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर टचिंग ईच अदर, यानी अगर दो अलग अलग टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के टच में हैं तो कभी भी कंडक्शन हो सकता है। एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट विल कंटिन्यू अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द सेम, जब तक वो लोग पास है और उनके टेम्परेचर में डिफरेंस है तब तक हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक ही उन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो, यानी T1 इक्वल्स टू T2। एग्जाम्पल, इफ़ यू लीव अ मेटल स्पून इन अ पैन ऑफ सूप दैट यू आर हीटिंग ऑन द स्टोव इट मे बर्न योर फिंगर्स, यानी मान लीजिए कि हमने एक मेटल का स्पून छोड़ दिया एक सूप के पैन में जिसे हम स्टोव पे गर्म कर रहे हैं, तो अगर हम जब वापस आके उसे टच करेंगे तो उससे हमारे हाथ जल जाएंगे क्योंकि स्पून जो था वो सूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में था जिसकी वजह से हीट स्पून में ट्रांसफ़र हो गई। अब अगला टॉपिक है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि हीट को आसानी से पास कर देते हैं अपने आस पास से, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब हीट को पास कर देते हैं अपने आप से, इसलिए ये सब कंडक्टर्स हैं। फिर आते हैं इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स हैं जो कि हीट को पास नहीं होने देते अपने आसपास से, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एयर, वाटर एक्सेट्रा, यानी जो हीट को पास कर देगा वो कंडक्टर और जो नहीं करेगा वो इंसुलेटर। अब हम आते हैं अपनी अगली प्रोसेस यानी कि कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड एंड लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट, यानी कंडक्शन में क्या होता था उसमें भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता था पर वो सिर्फ सॉलिड में होता था, जबकि जो कन्वेक्शन है वो लिक्विड्स और गैसेस में होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन अ लिक्विड और गैस, यानी इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो लिक्विड या फिर गैस में
होता है। When part of a gas or liquid is heated, the particles it is made up of move faster and spread out more. यानी जैसे हम किसी भी गैस या लिक्विड को हीट करते हैं तो उनके पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है और इसकी वजह से वो और स्प्रेड करते हैं. The moving particles bump into other particles, causing them to move faster and spread out more. यानी अब एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो दूसरे को हिट करेगा तो वो भी मोशन में आ जाएगा. यानी इसी तरह से सारे पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं. अब हम आते हैं कन्वेक्शन इन एयर, यानी एयर में कैसे कन्वेक्शन होता है. द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हीटेड एंड राइज अप. यानी अगर जैसे यहाँ पे आग जल रही है तो इसके पास की जितनी भी एयर होगी वो गर्म होगी और ऊपर जाएगी. द एयर फ्रॉम द साइड्स मूव इन टू टेक इट्स प्लेस. फिर जो साइड की हवा है उसकी जगह लेने के लिए वहाँ पे आएगी. इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड. फिर ये भी गर्म हो जाएगी और ये भी ऊपर चली जाएगी. फिर और एयर इसको रिप्लेस करने आएगी. इफ़ यू कीप वन हैंड अबव द फ्लेम and one hand on the side of flame, the hand at the top feels hot because the air above is heated by convection. अगर आप एक हाथ अपना ऊपर रखोगे और एक हाथ साइड में रखोगे गर्म करने के लिए तो आप ये देखोगे कि ये वाला हाथ जो है वो आसानी से गर्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर गर्म हवा है. The hand at the side doesn't feel as hot because there is no convection. जबकि साइड वाला जो हाथ है उसमें ज़्यादा हीट इसीलिए नहीं फील हुआ क्योंकि वहाँ पे कन्वेक्शन नहीं हो रहा है. अब हम देखते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज. सी ब्रीज सबसे पहले. ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द सी. यानी दिन के समय लैंड जल्दी हीट हो जाता है सी के मुकाबले. तो अब लैंड की जो एयर है वो गर्म हवा हम जानते हैं हल्की होती है तो लैंड की जो हवा है वो ऊपर चली जाएगी क्योंकि गर्म हवा हो गई है और वो जो है वो जाएगी सी की हवा के पास. ठीक है, सी की हवा के पास जाएगी. तो अब जब सी देखेगा कि मेरे पास वाटर है, हवा है पर वहाँ पे लैंड पे नहीं है तो ये जो हवा है वो लैंड के ऊपर जाएगी और यही कहलाता है सी ब्रीज. यानी सी से लैंड की तरफ. जबकि लैंड ब्रीज इसका जस्ट अपोजिट होता है. रात में सी जल्दी ठंडा होता है लैंड के मुकाबले. इसीलिए जो हॉट एयर सी के ऊपर है वो जाती है लैंड की तरफ धीरे धीरे और इसे ही कहा जाता है लैंड ब्रीज. सी एंड लैंड ब्रीज मानसून. तो यहाँ पे दिया गया है सी ब्रीज और ये है लैंड ब्रीज. ठीक है, आगे देखते हैं. सी ब्रीज में क्या होता है कि जो हवा है वो लैंड की तरफ जाती है और लैंड ब्रीज में जो हवा है वो लैंड की तरफ जाती है. आगे देखते हैं. अब आता है सी ब्रीज. एयर मूव्स फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे. यानी दिन के समय में हवा जो है वो सी से मूव करता है और लैंड की तरफ जाता है. और लैंड ब्रीज में जो है वो रात के समय हवा मूव करती है लैंड से और सी की तरफ जाती है. Radiation is the process by which heat is transferred from one place to another without the help of any medium. अब ये तीसरा प्रोसेस है रेडिएशन. तो रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र तो होती है पर उसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि सन हमारी तरह आती है पर उसके लिए किसी चीज़ के कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी के मीडियम की ज़रूरत नहीं है. जिस तरह से सन अर्थ तक हीट पहुंचाती है तो वो एक एग्जांपल है रेडिएशन का. When we sit near a fire, we feel warm due to the heat radiated by the fire. जब भी हम आग के पास बैठते हैं तो हमें गर्मी लगती है. किस वजह से? क्योंकि जो फायर है वो हमारी तरफ हीट रेडिएट कर रहा है. ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट. यानी जितनी भी बॉडीज़ गर्म है वो सब हीट रेडिएट करती हैं. नाउ लेट्स सी हीट फ्रॉम द सन. यानी सन जो है हमारा वो भी हमें हीट देता है. यू कैन फील द सन वार्म योर स्किन ऑन अ सनी डे. यानी आप देखोगे कि अगर आप धूप में बैठे हो तो आपकी जो स्किन है वो गर्म हो जाएगी. दिस इज़ बिकॉज द एनर्जी कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ योर स्किन टू मूव फास्टर इक्वल्स टू मोर हीट एनर्जी. ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एनर्जी की वजह से आपकी स्किन के जो पार्टिकल्स है वो तेज़ी से मूव करेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट की वजह से हीट भी बढ़ जाती है और इसी वजह से हमें गर्मी लगती है. नाउ लेट्स सी डार्क कलर्ड सरफेस एंड कलर्ड सरफेस. यानी जो सरफेस डार्क कलर्ड है और जो कि लाइट कलर्ड है, क्या डिफरेंस है उनमें. डार्क कलर्ड सरफेस अब्जॉर्व मोर हीट देन लाइट कलर्ड सब्सटेंस. यानी
कोई भी सरफेस है तो अगर वो डार्क कलर की है तो वो ज़्यादा हीट को अब्जॉर्व करती है, और वही अगर वो लाइट कलर की है तो वो कम हीट अब्जॉर्व करती है। एक एग्जांपल दिया गया है, आप दो टिन कैन लीजिए सेम साइज़ का, दोनों को बाहर की तरफ रख दीजिए, पर एक का सरफेस ब्लैक से कलर कीजिए और दूसरे का वाइट से। दोनों में पानी डालिए और दोनों को 1 घंटे के लिए धूप में छोड़िए। धूप में छोड़ने के बाद जब आप वापस देखने आओगे तो आप देखोगे कि जो जो पानी आपने वाइट में रखा था वो कम गर्म होगा, ब्लैक में ज़्यादा गर्म होगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक जो है वो डार्क कलर है, इसलिए वो सनलाइट को अब्जॉर्व करेगा। अब्जॉर्व करेगा तो ज़्यादा हीट, और ज़्यादा हीट की वजह से ये भी ठंडा हो गया, गर्म हो गया। डार्क कलर्ड सरफेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर्ड सरफेस। अब ये जो डार्क कलर सरफेस होते हैं ये हीट भी बहुत ज़्यादा रेडिएट करते हैं। टेक 2 कैन्स ऑफ द सेम साइज़, यानी फिर हमें 2 टिन कैन लेने हैं सेम साइज़ के, एक की सरफेस को ब्लैक और एक की सरफेस को वाइट। दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर डालना है। मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस का हमने हॉट वाटर डाल दिया। लीव दैट इन अ रूम और शेड फॉर 10 to 15 मिनट्स। फिर 10 से 15 मिनट के लिए हम उन्हें छाँव में छोड़ दें। मीज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। फिर हमें दोनों पानियों का टेम्परेचर मेज़र करना है। हम देखेंगे कि ब्लैक में जो पानी है वो ज़्यादा ठंडा है, यानी ये हीट को अब्जॉर्ब भी ज़्यादा करता है और हीट को रेडिएट भी ज़्यादा करता है, यानी हीट का ट्रांसफ़र भी ज़्यादा करता है। नाउ लेट्स सी काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर, यानी उस तरह के कपड़े जो कि हम समर और विंटर में पहनते हैं। अभी हमने पढ़ा कि डार्क कलर्ड सरफेस अब्जॉर्व मोर हीट देन लाइट कलर सरफेस, यानी जिन सरफेस का कलर डार्क है वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्व करते हैं और जो लाइट है वो उतना ज़्यादा नहीं करते। और ये भी पढ़ा कि जो डार्क कलर्ड सरफेस है वो हीट को ज़्यादा रेडिएट भी करते हैं। वी वियर डार्क colored clothes in winter because it absorbs more heat and keep us warm। अब हम डार्क कलर क्लोथ्स क्यों पहनते हैं विंटर में? ऐसा इसीलिए कि अगर हम बाहर जाते हैं निकलने के लिए तो धूप जो है वो हमारे पास आएगी, क्योंकि हमारे वुलन क्लोथ्स का कलर डार्क है तो वो जब हमारे पास आएगी तो हमें गर्म फील होगा। और अगर हम घर में भी रहते हैं तो हमने ये पढ़ा कि वो हीट को रेडिएट करता है, इसी वजह से हम भी वार्म फील करेंगे। वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हाइट एंड कीप अस कूल, यानी वही हम गर्मी में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये जितनी भी इनके पास लाइट आती है उनमें से ज़्यादातर ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमें ठंडा महसूस कराते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हम वुलन क्लोथ्स विंटर में पहनने का एक और कारण है कि वो हीट का पुअर कंडक्टर है, मतलब वो हीट को पास नहीं करता, इसलिए जो भी एयर है वुल फाइबर्स के बीच में उससे हीट नहीं जाती और हमें गर्मी फील होती है। अब यहाँ पे एक ही कंडीशन में हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों को देखते हैं। तो अब यहाँ जो आग निकल रही है इसके पास कोई मीडियम नहीं है, मतलब ये रेडिएशन है। अब देखिए ये एक एंड से, यानी नीचे वाला पार्ट सिर्फ गर्म हो रहा था पर ये हैंडल भी गर्म हो गया, यानी सॉलिड में ये चीज़ हुई है इसलिए ये कंडक्शन कहलाएगी। और वही नीचे की सरफेस से पानी गर्म हुआ है तो वह कहलाएगा कन्वेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं विंड। विंड क्या होती है? विंड इज़ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी विंड एयर की मूवमेंट है, ठीक है। और एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया तक, ठीक है। देयर इज़ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ दैट रिजल्ट इन ग्लोबल विंड पैटर्न, यानी अगर हमारे अर्थ पे अनइवन हीटिंग होगी तो वहाँ पे ग्लोबल विंड पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। अभी जो विंड्स होती हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है लोकल विंड्स और दूसरी होती है ग्लोबल विंड्स। लोकल विंड्स आर द विंड्स दैट ब्लो ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। लोकल विंड वो होती है जो कि छोटी छोटी डिस्टेंस में ही बहती हैं, ठीक है। और ग्लोबल विंड्स वो होती है जो कि पूरे वर्ल्ड पे मूव करती हैं। अब देखते हैं कि विंड होती क्यों है। अभी हमने पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से होती है, तो अब इस एयर का मूवमेंट ही क्यों होता है? तो एयर का मूवमेंट होता है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा और प्रेशर का डिफरेंस होगा तो हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जाती है, तो अगर हर जगह टेम्परेचर इक्वल होगा तो विंड को बहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है तो विंड बहेगी, और अगर प्रेशर में डिफरेंस है तो भी विंड बहेगी। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस इन टेम्परेचर। सबसे पहला एग्जाम्पल वार्म एयर राइजेस, यानी गर्म हवा जो होती है वो ऊपर क्यों जाती है?
वार्मिंग एयर मेक्स द मॉलिक्यूल मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट, यानी जब भी हम हवा को गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करने लगते हैं और उसी मूवमेंट की वजह से वो बाहर चले जाते हैं। दिस मेक्स द एयर लेस डेंस, जिसकी वजह से एयर जो है वो कम डेंस हो जाती है। लेस डेंस एयर इज़ लाइट एंड विल राइज, अभी जो लेस डेंस वाली एयर है ये अब हल्की हो गई है और हल्की चीज़ ऊपर जाती है, हल्का होने की वजह से, इसलिए वार्म एयर हमेशा ऊपर जाती है। कोल्ड एयर सिंक्स, अब कोल्ड एयर क्यों नीचे जाती है? कूलिंग एयर मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव स्लोअर एंड ग्रुप टुगेदर, यानी जब भी हम हवा को ठंडा करते हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे मूव करने लगते हैं और एक दूसरे के पास आने लगते हैं। दिस मेक्स द एयर मोर डेंस, जिसकी वजह से जो हवा है वो और डेंस होती है और ज़्यादा डेंस एयर क्या करती है? सिंक करती है। नाउ लेट्स से डिफरेंस इन प्रेशर, यानी प्रेशर में डिफरेंस कैसे होता है। राइजिंग एयर क्रिएट्स लो प्रेशर, यानी जब भी हवा ऊपर जाएगी तो उस जगह पे तो कम हो गई हवा, इसी वजह से वहाँ पे प्रेशर लो होगा। यहाँ पे लिखा भी है अगर एयर ऊपर जाएगी तो मतलब वहाँ पे कम एयर हो गई, जिसकी वजह से वहाँ का पे एयर प्रेशर भी कम हो जाएगा, और वही एयर कहीं जाके सिंक हो रही है तो वहाँ पे प्रेशर हाई हो जाएगा। So now thank you, wish you like the video, thanks for watching my video, subscribe my channel for more updates.